अगला चैप्टर है डेटा टाइप्स रिविजिटेड। इसका आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, ये लेस देन है तो इसको लेस देन मानिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन 50,000। अब जो यहाँ पर इंटीजर की रेंज है, अगर हम इसको टर्बो C++ कंपाइलर माने तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेकर 32767 और यहाँ पर -32768। अब बात यह है कि ये 50,000 इससे ज्यादा है। जब 0 से यहाँ तक जाएंगे, इसके बाद जैसे बढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ ले जाएगा और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये अनएंडिंग लूप की तरह चलता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट लूप बनेगा। A 13.5 है, B 13.5 है, A और B आप प्रिंट कराना चाहते हैं क्योंकि फ्लोट में जो प्रिसीशन है 6 देंगे तो 13.5 दोनों में प्रिंट होगा। अब यहाँ पर i इक्वल टू 0 है और मेन में आपने यहाँ पर i दिया, i प्रिंट कराया तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। फिर i++ किया, ये 1 हो जाएगा। अब i क्योंकि आपकी एक्सटर्नल वैल्यू है तो इसका मतलब ये वैल्यू इंटैक्ट रखेगा। फिर वैल कॉल करेंगे आप, वैल के अंदर कुछ पास नहीं किया गया है तो ये i 100 है, तो जैसे प्रिंट कराएंगे तो आपका i 100 प्रिंट होना चाहिए। फिर आपने इसको 101 कर दिया है और उसके बाद आप प्रिंट कराएंगे तो 101 आना चाहिए। फिर आप वैल कर रहे हैं, फिर 100 जाएगा, फिर ये 100 प्रिंट होगा, ऐसा होना चाहिए। तो आप देखें 0, 100, 101 और 100। x, y, s इक्वल टू 2, s है, s इज इक्वल टू s इंटू इज इक्वल टू 3, तो s को क्या मिलेगी वैल्यू, s इज इक्वल टू s इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3। तो s 6 है तो यहाँ पर आप 6 पास कर रहे हैं, यहाँ भी 6 पास कर रहे हैं। आपने 6 पास किया, यहाँ पर a पे 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अब बात यह है कि t यहाँ पर 8 है तो a प्लस इज इक्वल टू -5 मतलब a इज इक्वल टू a -5, इसका मतलब 6 - 5 कितना हो गया 1, और t है t -4 यानी 8, t है t -4 यानी कि 8 -4 कितना हुआ 4। 4 + 1 रिटर्न करेंगे, यहाँ रिटर्न होगा यानी 5 मतलब 5, y की जगह 5 आएगा। ये यहाँ पर ये रिटर्न होगा y को प्रिंट करें बाय। s तो खैर 6 आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं s में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो 6 आएगा। 6 और 5 हो गया। अब x के बारे में बात करते हैं, इस वाले के बारे में, इसको क्या मिलेगा। अब आप देखें t इक्वल टू 8 - 4 हो चुका है यानी t 4 हो चुका है। तो अगली बार जब आप यहाँ t यूज करेंगे तो 4 होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका a 6 है, a को आपने 1 असाइन किया और t इक्वल टू t + a यानी कि ये आपका वैल्यू 1 हो चुकी है 4। अब देखें यहाँ पर एक अपना पहला 6 तो आ गया, दूसरा भी 5 आ गया। नेक्स्ट वाले में t प्लस इज इक्वल टू a में क्या वैल्यू भेज रहे हैं 6, a में वैल्यू भेज रहे हैं 6 और a को आपने 1 असाइन किया यहाँ पर, और t इज इक्वल टू t प्लस a कितना हो गया, t आपका क्या वैल्यू थी 4 के बाद तो कोई चेंज नहीं किया आपने, तो 4 प्लस a क्या होगा, ये वैल्यू a आपका t, ये t ये a1 है, t इक्वल टू 4 हो गया, ये आपका a1 हो गया, राइट। तो ये 4 + 1 कितना हो गया 5। अब 5 रिटर्न क्या कर रहे हैं a + t, यहाँ रिटर्न क्या कर रहे हैं 5 + 1, 5 + 1 तो कितना हो गया 6 रिटर्न, तो यहाँ 6, यहाँ पर 6 आएगा, ऐसा आएगा। स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 5 है, काउंट आप दिखा रहे हैं और काउंट माइनस कर रहे हैं। हर बार जब काउंट को चेक करा रहे हैं 0 से तो ये मेन को दोबारा कॉल कर रहा है। स्टैटिक वैल्यू अपनी वैल्यू रिटेन करता है, तो पहली बार में तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, फिर काउंट माइनस होगा, इसका मतलब एक माइनस हो गया, यानी कि अब यहाँ 4 से मैच करेंगे, 4 ≠ = 0, 4 ≠ = 0 तो फिर से मेन कॉल करेगा, लेकिन अभी ये स्टैटिक वैल्यू अपनी वैल्यू रिटेन करेगी। तो आप यहाँ इसको 4 कर चुके हैं तो ये अब 4 हो जाएगी, फिर आप 4 प्रिंट करेंगे, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये पास होगा, ये 0 तक इस तरीके से करेगा, यानी कि 5 4 3 2 और 1 ऐसा प्रिंट हो जाएगा, 5 4 3 2 1। अगला है आपका i, ये लेस देन है, i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i++। अब i पास कर रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ i की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू लेगा, लेकिन यहाँ वो स्टैटिक वैल्यू है v इक्वल टू 1, ये अपनी वैल्यू रिटेन करेगा। इसका मतलब सबसे पहले x में क्या आया 1, v में क्या आया 1, तो 1 मतलब x में 1 है, v में 1 है और b में 3 है, ये v3 है, और v प्लस इज इक्वल टू x मतलब v इक्वल टू v प्लस x, v में क्या है 1, x में क्या है 1 + 1 है ना, 1 + 1 और यहाँ पर 3 और भी है, तो कितना मिलके हो गया 3। और आपने अब एक और चीज यहाँ पर कर रखी है, जब अपने 1 पास किया, v को 3 किया, यहाँ पर आपने v + x + b भेजा है, यानी कि 3 + 1 + 2 दैट इज 6। तो यहाँ पर पहली बार में जब यहाँ आएंगे तो 6 प्रिंट होगा। अगली बार में क्या होगा, अगली बार मैं बता देता हूँ, आप इसको बहुत अप्रिशिएट कर लेंगे। v जो है वो अब क्या हो चुका है, v प्लस इक्वल टू x है, तो v अब एक x से बढ़ चुका है, और v की वैल्यू जो होगी वो चेंज वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, यानी कि v अगली बार 2 मिलेगा, यहाँ पर 2 पास होगा, v प्लस इक्वल टू x होगा, यानी कि अब v को v से ही ऐड करेंगे और v प्लस x + b पास करेंगे 3 करके, तो आपका 9 आएगा। इस तरीके से 13 और 9 18 भी इस तरीके से आएगा। अगला है x आपका 4.5, ये x 4.5 है और आपका फ्लोट y है, फ्लोट f और x इंटू इक्वल टू 2.0। तो सबसे पहले fx पास करें, x इंटू इक्वल टू 2.0 मतलब है x के पास 4.5 वैल्यू है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू x इंटू 2.0 यानी 9.4
0 इंटू 2.0 तो कितना आएगा 9.0। आप 9.0 इसके अंदर भेज रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर x वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं ना इस जगह पे, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये देखिएगा। और उसके बाद x यहां पर आपने पास किया तो a को मिल गई आपकी 9.0। 9.0 में आपने फिर से a को ऐड कर दिया, यानी कि 9.0 के साथ आपने 4.5 को ऐड कर दिया, राइट, यानी कि 1.3 आया। और a आपने पास किया, a कौन सा गया, ये x वैल्यू गई ना, यही तो पास किया 9.0। तो 9.0 प्लस 5 इस तरीके से 9.4 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगी 9 प्लस 13.5। ओके, लेकिन x इक्वल टू x माइनस 4.5 ये वाली वैल्यू, यानी x क्योंकि आपका x यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर 9 हो चुका था, 9 माइनस 4.5 कितना आया 4.5। ठीक, तो अगर इसको देखें और मैं इसको रन कराऊं आपके सामने, इसको प्रॉपर इसको रन कराते हैं। सेम प्रोग्राम है आपका, ये y है, x आपने 4.5 ले रखा है, इसी तरीके से आपने x इक्वल टू 2.0 किया, यानी कि 9 इसको 4.5 इंटू 2 कर दिया, ये 9 जाएगा, 9 इसमें पास होगा, 9 के साथ 1.3 ऐड होगा, 10 यहाँ पर 9 के साथ 9 के पास 1.3 ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10.3, ये 10.3 आएगा। उसके बाद 10.3 ऐड हो जाएगा, 10.3 के साथ आप x इक्वल टू x माइनस 5 कर रहे हैं, मतलब क्योंकि 9 हो चुका है ना, ये 9 माइनस 4.5 हो गया 4.5 के साथ आप 4.5 के साथ आप ये ऐड करें कितना, ये पहले पिछली वाली वैल्यू मतलब 10.3, तो कितना आना चाहिए 15.8 समथिंग आना चाहिए। चलिए इसको रन कराते हैं, ये देखिए 4.5 और 14.8, राइट 14.8, तो यहाँ पर x आपकी वैल्यू आएगी, ये आपका 4.5 आएगा क्योंकि ये तो यहीं से आ जाएगा, यहीं से इसको मिल जाएगा, और y जो आएगा आपको वह मिलेगा आपका 14.8, ये इसका रिजल्ट रहेगा। इसको फिर से देखिए, इसको फिर से रन कराता हूँ, 4.5 और 14.8 ये वैल्यू रहेगी इसकी, राइट। अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। एरर बताइए, अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर है तो num आपने लिया 2 और LD के साथ प्रिंट करा दिया, तो लॉन्ग है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, LD के थ्रू ही प्रिंट कराते हैं। नेक्स्ट है आपका char ch इक्वल टू 200 और ch को आप d में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अनसाइंड A25 है और लॉन्ग अनसाइंड, यहाँ पर देखिए लॉन्ग अनसाइंड है और B25 है, यहाँ पर कांस्टेंट को आपने L दिया। तो यहाँ पर इसमें एक चीज है कि B के लिए, इस B के लिए आप %u यूज नहीं करेंगे, आप LU यूज करेंगे क्योंकि लॉन्ग अनसाइंड है, ओके। और इसके लिए ये A के लिए, A तो आपने यहाँ पर अनसाइंड दिया हुआ है, तो LU यूज करने की क्या जरूरत है, लॉन्ग तो है नहीं कहीं भी, ये केवल U होगा, राइट। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, बस इतना होगा। अगला है लॉन्ग फ्लोट A इक्वल टू दिस, अनसाइंड डबल B इक्वल टू 25 LF और D। तो इसमें B के लिए, क्योंकि B आपने क्या किया है अनसाइंड डबल किया हुआ है, तो यहां पर आप ये इसके लिए तो ठीक कर दिया LF, ये %d नहीं होगा, %d तो इंटीजर के लिए होता है, ये तो अनसाइंड डबल है, तो यहां होगा %LF। A आपका 25.345 है, B आपका एक पॉइंटर है, B में एड्रेस दिया। अब A जो आपने प्रिंट कराया %F से, कोई दिक्कत नहीं है, B आपने %U से कराया, तो कोई एरर नहीं है। स्टेट whether the following statement are true or false. Storage for register storage class variable is allocated each time the control reaches the block in which it is present. फिर से समझिए, रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल की हर बार जब भी कंट्रोल आप भेजेंगे तभी हर बार होगा, बिल्कुल सही है। केवल स्टैटिक और एक्सटर्न होते हैं जो अपनी वैल्यू रिटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नीड टू यूज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम टाइम हम यही यूज करते हैं। एक्सटर्न वेरिएबल क्लास वेरिएबल इज नॉट अवेलेबल टू द फंक्शन दैट प्रीसीड्स इट्स डेफिनेशन अनलेस द वेरिएबल इज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड इन दीस फंक्शंस, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने बाद में कर रखा है, आपका फंक्शन यहां पर है, तो इसको ये अवेलेबल नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन वेरियस फंक्शन इन्वोकेशन, ये तो गलत हो गया, ऑटोमेटिक का काम नहीं है, तो स्टैटिक करता है। इफ द सीपीयू रजिस्टर्स आर नॉट अवेलेबल, द रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल आर ट्रीटेड एज स्टैटिक नहीं, ये ऑटो की तरह होगा ट्रीट, स्टैटिक की तरह नहीं। रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल कैन नॉट होल्ड फ्लोट वैल्यूज। रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ये सही बात है, क्योंकि अगर आप 16 बिट कंपाइलर लें, C++ का टर्बो सी, तो इंटीजर कितना होल्ड करता है, इंटीजर के पास मान लीजिए 2 बाइट है, फ्लोट तो 4 बाइट करता है, 4 बाइट कहां जाएगा, इसीलिए। फॉलोइंग प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5, गो थ्रू इट एंड फाइंड आउट व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर द स्टोरेज ऑफ द वेरिएबल सम एज स्टैटिक। अब इसको स्टैटिक करने का मेन चीज ये है कि जब एक बार आप इसको समझिए, क्या कर रहे हैं आप, इस फंक्शन को, इसी फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ये रिकर्शन है। तो रिकर्शन में क्या होगा कि जब भी आप पहली बार जाएंगे तो इसने एक वैल्यू निकाली, मान लीजिए 5 निकाली, यहां पर ये 5 निकालेगा, उसके बाद 5 सम इक्वल टू 0 किया हुआ है, राइट, सम इक्वल टू 0, तो हम सम इक्वल टू 0 कैसे कर सकते हैं, बगैर 0 किए, इसको स्टैटिक बना दीजिए, सम इक्वल टू 0 हो गया। एक बार 5 आएगा, फिर अगली बार आप क्या करेंगे 5 के साथ, जब नेक्स्ट टाइम इसको कॉल करेंगे तो ये जो सम है इसको वैल्यू रिटेन करनी है, तो 5 + 0 था पहले, अगली बार यहां से 4 निकल के आएगा, तो 5 + 0 में 5 मतलब है आपके पास, अगली बार क्या आएगा 4 ऐड करना है, तो 5 + 4, अगर ये 5 चला जाएगा तो 4 किसके साथ ऐड होगा, इसीलिए इसको स्टैटिक लेना पड़ा। कहने का मतलब है कि ये रिकर्सिव सम ऑफ डिजिट है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, इसलिए स्टैटिक लिया, स्टैटिक इन सम इक्वल टू 0 एक ही बात, ओके। और हर बार फंक्शन कॉल में
इसकी वैल्यू रिटेन होनी है। तो ये हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।